बात करेंगे एक बार कर्नाटक से। कर्नाटक का गढ़ कांग्रेस ने जीत तो लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस के दोनों नेता सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री का मसला आसानी से सुलझाने का दावा भी कर रहा है। बंगलुरु में विधायकों ने मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया है। कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर दिल्ली पहुंच चुके हैं। वह आज कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। सिद्धरामैया भी दिल्ली पहुंच गए हैं और डीके शिवकुमार भी हाईकमान से मिलने दिल्ली पहुंच रहे हैं। कर्नाटक की गहमा गहमी पर बातचीत अभी और हम करेंगे। हमारे साथ हैं हमारी संवाददाता पल्लवी घोष। तो पल्लवी, इस वक्त कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? चुनाव तो जीत लिए हैं, लेकिन अब ये ज्यादा बड़ी चुनौती है क्या कि किसे सीएम बनाए कर्नाटक का? एक तरफ सिद्धरामैया है जो ज्यादा स्वीकार्य नेता है, और दूसरी तरफ डीके शिवकुमार है जिनका अपना अलग दावा है। बहुत कुछ किया उन्होंने इन चुनाव के लिए। तो क्या एक मुश्किल फैसला होगा ये कांग्रेस हाईकमान के लिए? अगर कांग्रेस बहुत खुश थी कर्नाटक के परिणाम के आने के बाद, अब उनके लिए एक सरदर्द बन चुका है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखिए, प्रमुख दो दावेदार हैं। एक तरफ है स्टेट के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष यानी कि डीके शिवकुमार, और दूसरी तरफ है पुराने और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। दोनों का पल्ला काफी भारी माना जाता है। सिद्धरामैया की बात अगर हम करें तो क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास तजुर्बा है, बहुत सारे विधायक भी उनके साथ है, और ऐसे में जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत सारे जो भी सांसद हैं कर्नाटक में आए, और इसके लिए उनको लगता है कि शायद सिद्धरामैया ही सबसे मजबूत दावेदार रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप डीके शिवकुमार की बात करें, चाहे वो अहमद पटेल का राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहाँ का भी हम पोचिंग की बात करें, वहाँ पे हमेशा से डीके शिवकुमार ने एक अहम भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी उनका मानती है, और इसीलिए वो जेल भी गई थी उनसे मिलने, और इस बात का जिक्र डीके शिवकुमार ने कहा था। ऐसे में जब कांग्रेस का कहना है कि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो दबाव में आकर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, डीके शिवकुमार ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा। वो अभी भी कांग्रेस में हैं, और डीके शिवकुमार अक्सर ये बात करते हैं कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो शायद मेरे खिलाफ इतने ईडी और सीबीआई के केसेस नहीं होंगे। लेकिन क्या इतना काफी है? वो बुकलिगाय समुदाय से हैं, उनके साथ उतने सारे एमएलएज है भी नहीं, ये उनके विरोधियों का मानना ये है, और इसीलिए शायद उनका पल्ला उतना भारी नहीं माना जाता है। लेकिन सबसे जरूरी कांग्रेस पार्टी के लिए इस समय ये है कि सब साथ दिखते हुए नजर आए। जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, दूसरे को ये आश्वासन देना पड़ेगा कि आप भी हमारे लिए उतने ही अहम हो। ये बैलेंस ऑफ पावर कैसे हो पाएगा, ये सबसे ज्यादा दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के लिए। और मैं कहूंगी सबसे बड़ी चुनौती और पहली चुनौती कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए है, जो खुद कर्नाटक से आते हैं। जी पल्लवी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो वाकई बड़ा सिरदर्द अब ये हो गया है कि किसे बनाए। दोनों नेताओं की अपनी अपनी खासियत, जैसा बता रही थी पल्लवी। इधर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का कहना है कि जनता और कार्यकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया है, जिसकी वजह से कांग्रेस ने 135 सीटों को जीता है। I had assured Srimati Sonia Gandhi when she appointed me in the mid-time also. I assured Rahul Gandhi, I assured Mr. Mallikarjun Kharge ji that my aim is only to deliver Karnataka to the Congress party. Even when she appointed me, even at the our conclave which was being held at Rajasthan, we assured her that in the Raipur also that we all will work unitedly and deliver Congress party to Karnataka, to the Delhi, Karnataka government to Delhi. That is what we assured. So I am sure we will keep up our promise, lest the High Command will take it. कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि सीएम को लेकर सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार में कोई मतभेद नहीं है। कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आज रात तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को वो दे देंगे। हम बाकी के सब लोगों से भी राय करेंगे, और उसके बाद कल कांग्रेस अध्यक्ष से जनरल सेक्रेटरी संगठन और मैं मिलकर इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्द
हम कर्नाटक के अंदर एक नई कांग्रेस सरकार का गठन करेंगे, जो न केवल अपने 5 वायदों पर खरा उतरेगी, परंतु कर्नाटक को भ्रष्टाचार के भ्रष्टासुर से मुक्ति दिलवाएगी। चलिए, तो सुरजेवाला कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं और कल नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और कांग्रेस अपने वो 5 वायदों को पूरा करेगी। बहरहाल, कौन बनेगा कर्नाटक का सीएम और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से क्या मिल रहे हैं संकेत, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर कर्नाटक सीएम पर नाटक। जरूर जुड़िए हमारे साथ। तो ये तो बात हुई कर्नाटक की, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में मामला थोड़ा अलग है। सचिन पायलट के जन संघर्ष यात्रा का आज आखिरी दिन था, जहां आज सचिन अपनी इस यात्रा के साथ अजमेर से जयपुर पहुंचे। हालांकि इस दौरान सचिन पायलट का जोश काफी हाई दिखा, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मौसम बदल रहा है और हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सचिन पायलट ये जन संघर्ष यात्रा अपनी ही सरकार के खिलाफ कर रहे थे और इस यात्रा के दौरान कई बार सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर निशाने साधे। हमारा जनसंघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हमारी यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, हमारी यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारी यात्रा नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के पक्ष में है और हम इसमें रुकने वाले नहीं हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि उनकी यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो फिर ये यात्रा उन्होंने क्यों निकाली और भ्रष्टाचार के लिए इस वक्त यात्रा वो क्यों कर रहे हैं? तो राजस्थान की भी सियासत में कई सवाल हैं, कई चीजें हैं और कांग्रेस का ध्यान उन पर भी होगा, लेकिन पहले तो फैसला कर्नाटक पर ही आएगा कल। खैर, राजनीति की इन खबरों के बाद हम रुख करेंगे बाजार का। अब बात करते हैं बाजार की। तो कारोबार के हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज जोश हाई दिखा। मार्केट में इस तेजी की वजह से सेंसेक्स निफ्टी 5 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब हुए, मगर बैंक निफ्टी शिखर के करीब आकर रिकॉर्ड बनाने से चूक गया। आज सेंसेक्स 318 अंक तो निफ्टी 84 अंक चढ़कर बंद हुआ है। तो चलिए जरा हाईलाइट्स ले लेते हैं बाजार के। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, पहले तो यही बताएं, इतना हाई जोश बाजार का कारण उसके पीछे क्या थे? देखिए, भारतीय बाजारों में बढ़िया तेजी देखने को मिली है। जो मल्टीपल ट्रिगर्स मार्केट्स के लिए कामकाज करके गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर सबसे पहले तो रिटेल महंगाई दर के आंकड़े 18 महीने में सबसे कम आते हुए दिखाई पड़े और न केवल रिटेल महंगाई दर का आंकड़ा बल्कि अदरवाइज भी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है थोक महंगाई के जरिए वो भी 3 साल के निचले स्तरों पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो इन्फ्लेशन का ईज आउट होना ये रियल स्टेट के लिए काफ़ी बेहतर कामकाज करके गया। अब दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है तो उसका इम्पैक्ट आपको रियल स्टेट में दिखाई पड़ रहा है, ऑटो में दिखाई पड़ रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल दिखाई पड़ रहा है, जिसके दम पर आज पूरे स्पेस में अच्छी तेजी थी। लगातार 12 सेशन से एफआईज खरीदारी कर रहे हैं। रफी 19,500 करोड़ रुपए कैश मार्केट में वो खरीदारी कर चुके हैं। ये भी एक अच्छा ट्रिगर है और सो फार जो है नंबर्स आए हैं Q4 के वो भी कोई खास डैमेज नहीं है, तो वहां पर भी बेहतर नंबर ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर है जो कि मार्केट्स के लिए वैसे ही कामकाज कर रहा है और एक अच्छा मोमेंटम मार्केट्स में आज लीड करता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। चलिए, तो ये बाजार में 5 बातें रहीं जिन्होंने बाजार को एक शानदार ट्रिगर दिया सुमित, लेकिन इस तेजी के बीच में कौन से सेक्टर और शेयर्स थे जो सबसे ज्यादा एक्शन में दिखे? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स देखते हैं, जहां पर आज हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, ऑटो के 2 स्टॉक जो कि लीड कर रहे थे निफ्टी में। आईटीसी 2% ऊपर, टेक महिंद्रा करीब 2% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेस करीब नेगेटिव रहा, सिप्ला, बीपीसीएल और ग्रासिम में कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 2.5% तक टूटे। मिड कैप गेनर्स में प्रेस्टीज, ओब्रॉय जहां पर तेजी थी, इनफैक्ट रियल एस्टेट तेजी में था, तो प्रेस्टीज, ओब्रॉय, गोदरेज प्रॉपर्टी तीनों में खरीदारी थी। मैक्स हेल्थ केयर रफी 4% तेजी यहां पर देखने को मिली। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में ट्यूब इन्वेस्टमेंट नंबर्स के बाद 4% नीचे, एपीएल अपोलो 2.5% नीचे, आवास फाइनेंशियल 2.5% नीचे और अदानी पावर करीब 2.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी।
इसके अलावा आज रियल्टी में जोरदार तेजी थी, तो शोभा 12% ऊपर बंद हुआ, डीएलएफ 7.5% ऊपर, महिंद्रा लाइफ 7.5% ऊपर और प्रेस्टीज करीब 5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज मीडिया में जहां खरीदारी थी उसमें नेटवर्क 18, सन टीवी, डिश टीवी, कुछ ऐसे नाम जो कि 2 से लेकर 3.5-4% तक की बढ़त के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल रियल्टी, ऑटो या हैवी वेट्स जो कि आज मार्केट्स में मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे थे। जी, तो ये था मार्केट का हाल और मार्केट से जुड़ी आज बहुत सारी चीजें रही, एक एक करके वो भी देख लेते हैं। नतीजों के बाद टाटा मोटर्स में अच्छी तेजी रही, शेयर साल के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। इतना एक्शन क्यों आया शेयर में, पूरी की पूरी डिटेल यतिन मोता बता रहे हैं। अगर हम मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करें तो बहुत जबरदस्त दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने गाइडेंस दिया है कर्ज कम करने का। कंसिस्टेंटली उनकी कर्ज की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो इंप्रूव हुई है साल दर साल बेसिस पे Q4 में। और अगर हम JLR की बात करें तो 2 बिलियन पाउंड के फ्री कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, 3 बिलियन पाउंड्स की एडिशनल केपेक्स की बात कर रहे हैं, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी कंपनी अपना बड़ा केपेक्स करेगी। प्रोडक्शन और डिमांड काफी अच्छा है, और अगर हम डिमांड की बात करें तो JLR की ऑर्डर बुक भी काफी हेल्दी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो यहां भी इनको लगता है कि मार्जिन्स इंप्रूव हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अच्छे गाइडेंस के बाद, खास करके जो गाइडेंस है डेट को लेके, मार्जिन्स को लेके और फ्री कैश फ्लो को लेके, उसको लेके बाजार एक्साइटेड है। ब्रोकरेजेस की माने तो यहाँ गोल्डमैन सैक्स ने अपना टारगेट 50 रुपए से बढ़ा के 600 रुपए कर दिया है। CLSA ने टारगेट लगभग 80 रुपए से बढ़ा के 624 रुपए कर दिया। नोमुरा ने भी अपना टारगेट 110 रुपए से बढ़ा दिया और 610 रुपए कर दिया। तो अक्रॉस द बोर्ड ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किया है और अच्छे आउटलुक के बाद स्टॉक में भी अच्छी तेजी दिखाई पड़ रही है। जी शुक्रिया। टाइटन की बात करेंगे अब। आज टाइटन का शेयर भी जमकर चमका। टाटा ग्रुप का ये खरा सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। आज इसने 2794 का रिकॉर्ड हाई भी पार किया। वेल्थ क्रिएशन में टाइटन का सफर किसी सपने से कम नहीं है। निवेशकों के लिए ये पारस पत्थर साबित हुआ है। सुमित एक बार फिर हमारे साथ हैं। तो सुमित, ये बताइए कि टाइटन की अब तक की कहानी कैसी रही और कितना रिटर्न इसने दे दिया आज तक निवेशकों को? तो टाइटन का स्टॉक आज नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और एक शानदार तेजी इसने ना केवल हाल फिलहाल में दिखाई बल्कि एक लंबी जर्नी भी तय करी और अपनी मार्केट कैप को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस रिकॉर्ड स्तरों के साथ मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। निवेशकों को पिछले 20 सालों में करीब 72,000% का एक शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने कमा के दिया है। अगर आप इसको सालाना आधार पर भी देखें या CAGR के हिसाब से भी देखें तो टाटा ग्रुप ने जहां करीब 20% के आसपास की CAGR से ग्रोथ दिखाई है, टाइटन अकेले ने करीब 40% की CAGR से ग्रोथ दिखाई, यानी कि ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी आउट परफॉर्म किया है स्टॉक ने। 2000 में कहीं अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते, अगर आप इस आंकड़े को चेंज भी करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू रफली 7.5 करोड़ रुपए हुई होती, यानी कि 10,000 रुपए की करीब 72 लाख रुपए और 1,000 रुपए करीब 7 लाख रुपए के आसपास वैल्यू बैठी होती। टाइटन के कारोबार का मेजर हिस्सा आता है ज्वेलरी से करीब 87% के आसपास, घड़ियों से रफली 10% के आसपास, आई केयर से करीब 2% के आसपास और 1% जो है वो अन्य कारोबार की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये मेजर हिस्सा कंपनी का ज्वेलरी कारोबार से आता है। कैसी ग्रोथ रही ज्वेलरी कारोबार में? सन 2000 में जहां 154 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज होते थे, आज करीब 34,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज इसी कारोबार से आता हुआ दिखाई पड़ता है और यहीं से ही ड्राइव हुआ टाइटन का स्टॉक भी। कौन कौन से ब्रांड्स टाइटन के अंडर में आते हैं? टाइटन, तनिष्क, फास्ट ट्रैक, मिया, टेनेरा, सोनाटा, स्किन, आई प्लस और कैरेट लेन, यानी कि ज्वेलरी से लेके, साड़ी से लेके, परफ्यूम से लेके, वॉच तक, इस सब सेगमेंट के अंदर टाइटन कामकाज करती है और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। तो वेल्थ क्रिएशन जर्नी और इस जर्नी के तेजी में देखते हुए करीब 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो कि कंपनी ने अचीव कर लिया है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टाइटन से रिलेटेड। जी सुमित, बहुत शुक्रिया इस इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए। इधर एरोस्पेस और डिफेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अब एयरक्राफ्ट लीजिंग कारोबार में उतर सकती है। खबर पर और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, क्या डिटेल है? एयरक्राफ्ट बना तो रहे था HAL, अब लीज भी करेगा? जी बिल्कुल, सिविलियन एविएशन को काफ़ी अब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है HAL और इस साल के लास्ट तक आप देखेंगे कि जो खासतौर पर FIA के लास्ट तक आप देखेंगे कि जो एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस है उसमें वो इंटर करने जा रहे हैं। इसको लेकर जो सूत्र में बता रहे हैं कि अभी जो उनके पास विमान है, जो डॉर्नियर वो खासतौर पर बना रहे हैं, 2 अलायंस एयर उनका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन 6 और ऐसे डॉर्नियर हैं जो कि पाइपलाइन में है। और सिर्फ अलायंस एयर ही नहीं, बाकी जो एयरलाइंस है उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है इसको लेकर। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के इलाके
इलाके में या उड़ान स्कीम के तहत इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस है भारत में नहीं के बराबर है। हमारी जो डिपेंडेंसी है सारे एयरलाइंस की वो आयरलैंड के लेसर्स के ऊपर है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि भारतीय एयरलाइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो अब जो HAL है वो एक सेपरेट कंपनी बनाने की बात कर रही है, और इसके लिए जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, वहाँ मौजूद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनकी बातचीत चल रही है। और इस FY के लास्ट तक आप देखेंगे कि जो है एक सेपरेट कंपनी वो फॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए जो रेगुलेटरी क्लियरेंस है उस प्रक्रिया में है, और एक प्रॉपर लीजिंग कंपनी वो बनाएंगे जो कि सिर्फ डॉर्नियर ही नहीं लीज करेगी बल्कि जो बाकी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके विमान को भी लेके भारतीय एयरलाइन जो अलग अलग एयरलाइंस हैं उनको देगी। और इससे जो फायदा होगा एयरलाइंस को कि उन्हें सस्ते में चीज़ें मिलेगी, क्योंकि फिलहाल जो है डॉलर टर्म्स में ट्रांजैक्शन होता है, और भारत में अगर इस तरह की कंपनियां आती हैं तो रुपी टर्म में होगा, जो कि एयरलाइंस के लिए भी सस्ती पड़ेगी। और एक बहुत बड़ा मौका है, जिस तरीके से एविएशन ग्रो कर रहा है, सभी कंपनियों को एयरक्राफ्ट की जरूरत है, और जो लेसर है अगर वो भारत में ही रहे तो वो अच्छा है। तो इसलिए HAL इस साल के लास्ट तक योजना बना रही है एक अलग लीजिंग कंपनी फॉर्म करने की पार्टनरशिप के तहत। जी, बहुत शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब ChatGPT का मुकाबला गूगल के बार्ड से है। ऐसे में कौन सा AI है आपके लिए बेहतर, और दोनों में क्या है अंतर, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर बार्ड वर्सेस ChatGPT AI की लड़ाई। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सेबी ने कोर्ट से जांच के लिए और वक्त मांगा है। इस बीच सेबी ने कोर्ट में दोबारा हलफनामा भी दायर किया है। डिटेल लेते हैं अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, क्या अपडेट रहा, क्या दलीलें रही और क्यों आगे के लिए टाली गई ये सुनवाई? देखिए, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सेबी की अतिरिक्त समय देने की याचिका पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई है। इस बीच सेबी ने एक एडिशनल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, और जो याचिकाकर्ता ने सेबी के ऊपर आरोप लगाए थे उनको खारिज कर दिया। सेबी ने खासतौर पर याचिकाकर्ता है उसने 2 आरोप लगाए थे। पहला कि सेबी 2016 से अडानी ग्रुप कंपनियों की जांच कर रहा है और अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। दूसरा ये कहा था कि जो इंटरनेशनल रेगुलेटर की संस्था है सेबी उससे जानकारी ले सकता है। तो सेबी ने एडिशनल एफिडेविट फाइल करके ये कहा है कि जो 2016 में जो जांच शुरू हुई थी वो 51 लिस्टेड कंपनियों की GDR इश्यूज के ऊपर जांच थी, वो जांच पूरी हो चुकी है, उस पर कार्रवाई जो हो रही है। और खासतौर पर जो दूसरा इशू है कि जो इंटरनेशनल रेगुलेटर से जानकारी लेने का, तो सेबी ने ऑलरेडी उनके ऊपर जानकारी मांग ली है, और इस बात की जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की थी उसको भी दे दी है। तो जो जितने भी ट्रांजेक्शंस 12 ट्रांजेक्शंस को लेकर के हिंडनबर्ग ने सवाल उठाए थे, ये काफी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस है। इनको जो एनालाइज करना है, इनको ट्रैक करना है, इनके जो डाटा चाहिए उनको मिलने में काफी वक्त लगेगा। तो उसकी पूरी फोर्स यानी कि एनालिसिस होगी, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा जा सकेगा। ऐसे में जो सेबी ने अतिरिक्त समय देने की याचिका दी है वो बिल्कुल सही है, और सेबी को पूरी जांच करने के लिए समय देना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा, तब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि सेबी को अगर समय देना चाहिए तो उसको कितना समय देना चाहिए ताकि सेबी इस जांच को पूरा कर सके। जी, बहुत शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें आपके लिए। कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होते हैं, बस एक छोटा सा ब्रेक। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Zedlac प्रीमियम अगरबत्ती एंड धूप, ऑफिशियल प्रेयर पार्टनर दिल्ली कैपिटल्स। हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं।
लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन। मेजरली आपको वो शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे जहां पर हैवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सेलेक्टिव है, लेकिन प्रेशर बैंक्स में। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। एक मोमेंटम चालू हो गया बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स सेल टारगेट्स 37,500 भी लेके जा सकता है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 1640 की कॉल में आप लॉन्ग जाएंगे, 66 रुपए का टारगेट और करीब 42 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं एंजल वन और LIC, हर पल आपके साथ। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार भी। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। इसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो 900 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। और अब कुछ और खबरें। पाकिस्तान में हालात सुधरने की जगह और बिगड़ते जा रहे हैं। अब यहां सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की रिहाई के खिलाफ बवाल मचा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि अब इमरान के रिहाई के विरोध में PDM कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के गेट तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिए। और तो और प्रदर्शन के दौरान इमरान खान के खिलाफ लोग नारेबाजी भी करते दिखे। कुल मिलाकर अब पाकिस्तान में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई, जहां एक तरफ इमरान खान के समर्थक हैं तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान के विरोधी। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा किया था, जिसके विरोध में अब सत्ताधारी पार्टियों के कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को अल कादिर ट्रस्ट केस में बेल मिल गई है। उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने 23 मई तक का प्रोटेक्टिव बेल दी थी। अमेरिका के भारत स्थित एम्बेसडर एरिका गासरेटी आज एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। एरिक साबरमती आश्रम गए, जहां उन्होंने गांधी चरखा भी चलाया। बतौर एम्बेसडर दिल्ली को छोड़कर गुजरात पहला राज्य है जहां उनका दौरा हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस साल भारत के छात्रों को सबसे ज्यादा वीजा मिलेंगे। साथ ही उन्होंने भारत के टैलेंट की भी वहां जमकर तारीफ की। And I can't wait to welcome more students. Indian students are so great for America. They're great for our universities. They're great for our commerce. Look at the number of Indian-born CEOs of great companies based in America. So this is good for the American economy. It's great for the Indian economy. And it's just good for civilization. So count on it. But in these coming 2 weeks, we're going to be releasing a lot more of those student visas. And we think we can meet the demand for this season. कश्मीर की वादियों में हिमालय को चीर कर बनी सबसे लंबी रेल टनल तैयार है। जम्मू कश्मीर को बाकी देश से जोड़ने की भारतीय रेल की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के तहत बनी ये T49 सुरंग जल्द ही सबसे लंबी रेलवे सुरंग या टनल के तौर पर देश का गौरव बढ़ाएगी। हमारी संवाददाता ने इस टनल का जायजा लिया। समुद्र तल से 1560 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये खड़ी स्टेशन, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक अहम पड़ाव है। क्यों है ये अहम पड़ाव, ये हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, T49 टनल, जो कि रेलवे के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था, पत्थरों को काट करके, और ये भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग, इसको तैयार करना बहुत ही मुश्किल था, जो कि ये टनल अब तैयार है। यहाँ पर रेल ट्रैक बिछ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 ट्रैक भले हैं, लेकिन टनल के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सिंगल ट्रैक है। देखिए ये टनल T49 टनल पूरी तरह से तैयार है। इस
जिसके जरिए जब भारतीय सेना आगे बढ़ेगी सीमा की तरफ तो उनको विशेष तौर पर ये मदद मिलेगी कि न सिर्फ आतंक से वो अछूते रहेंगे बल्कि साथ ही मौसम की मार से एवलांच, जिसकी वजह से उधमपुर से आते हुए, जम्मू से आते हुए कई घंटों तक रास्ता बंद रह जाता है, उस जगह पर खास तौर पर अब उन्हें नहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेल टनल आप देख रहे हैं रेल के इतिहास में एक गौरव बन करके उभरेगा। कमीशन होने के बाद ये भारतीय रेल की सबसे लंबी टनल होगी और इसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर्स की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीर पंजाल में एक टनल जो कि 11.2 किलोमीटर्स लंबी, उसको पीछे छोड़ते हुए ये टनल आगे बढ़ेगी। और जब इस टनल से रेल गुजरेगी, भारतीय सेना के जवान यहाँ से गुजरेंगे पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए, तो ख़ास तौर पर उनको यहाँ से बिल्कुल सुरक्षित बाहर ले जाएगी ये रेल। और रेल ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना इसे कह सकते हैं, और यही कारण है कि भारतीय रेल या फिर के अधिकारी ये कहें कि रेल मंत्री खुद पल पल की खबर लेते रहे हैं। चलिए, तो जब ये टनल पूरी हो जाएगी तो उसके बाद किस तरीके से पूरी कनेक्टिविटी आसान होगी, ये जायजा लिया हमारी संवाददाता ने। और एक बार फिर आपको याद दिला दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब ChatGPT का मुकाबला करने के लिए गूगल का बाढ़ आ गया है। अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं लिए, कई मल्टी लैंग्वेज में अपने आप को ये लेकर आया है। तो क्या है दोनों में अंतर और दोनों में से बेहतर कौन है और कैसे इनका इस्तेमाल आप डे टू डे लाइफ में कर पाएंगे, AI का बार्ड वर्सेस GPT AI की लड़ाई। जरूर जुड़िए आज के कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।